हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ने वाले हैं। जो टॉपिक है आपका जीव जनन कैसे करते हैं। तो जल्दी से जुड़िए बच्चों और इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। जीव के जन्म से उसकी मृत्यु तक का काल उस जीव का क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन, यानी कि आपके जीवन काल कहलाता है। उसके जो जन्म है उससे लेकर उसकी मृत्यु तक का जो समय काल है वह उस जीव का क्या कहलाता है? जीवन काल कहलाता है। अतः अपनी जाति तथा वंश की निरंतरता को बनाए रखने हेतु अति आवश्यक है कि प्रत्येक जीव अपने ही समान दूसरे जीव को क्या दे? जन्म दे। जीवों में होने वाली ये वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपने ही समान दूसरे जीव को जन्म देता है क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। अर्थात अपने ही समान दूसरे जीव का निर्माण करने की क्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। और जीवों की मूलभूत यह विशेषता होती है, यानी कि यह जो जनन होता, ये आपके जो जनन होता है यह जीवों की क्या है? मूलभूत विशेषता है। आगे बात करें कि जनन की आवश्यकता। तो किसी भी जाति के जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है? तो देखते हैं, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी जाति विशेष के जीवों के लिए जनन की आवश्यकता निम्न बिंदुओं से समझी जा सकती है। जैसे पहले बिंदु की बात करें कि जनन की सबसे ज्यादा आवश्यकता और उपयोगिता किसी जाति विशेष की निरंतरता को बनाए रखने के लिए है। जनन द्वारा जीव अपने समान लक्षण वाले जीवों को क्या कर सकता है? उत्पन्न कर सकते हैं। जीवों के आनुवंशिक लक्षण उनकी संतानों में क्या होते हैं? वंशागत होते हैं। इसी कारण संतानें जनकों की कैसी होती है? समान होती है। जनन जो है, जनन के द्वारा क्या होता है? संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। और विभिन्नताएं भी बच्चों किसका आधार बनती है? जीव विकास का। क्योंकि जब नए विभिन्नताएं उत्पन्न होगी तो नए लक्षण उत्पन्न होंगे, और जब नए लक्षण आएंगे तो उससे क्या होगा? जीवों का विकास होगा। और जीव विकास का क्या बनती है? यह आधार बनती है। जातियों की उत्तरजीविता हेतु भी क्या आवश्यक है? जनन आवश्यक है। आगे बात करते हैं, जनन के मूल तत्व क्या है। अगर हम जनन के मूल तत्वों की बात करें तो जनन द्वारा जीव नई संतति का सर्जन करते हैं, बिल्कुल अपने समान, जो लगभग उनके समान कैसी होती है? दिखाई देती है। नर संतति अपने जनक से आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के कारण, जो ये नर संतति है यह अपने जनक से आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के कारण कैसी होती है? समान होते हैं। डीएनए जीवों की शारीरिक संरचना का ब्लूप्रिंट या आधार तैयार करता है। जो डीएनए होता है आनुवंशिक पदार्थ, यह शारीरिक संरचना का ब्लूप्रिंट या आधार प्रिंट क्या करता है? तैयार करता है। डीएनए कोशिका के केंद्रक में स्थित समाहित संरचना गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होता है। तो डीएनए कोशिका के केंद्रक में स्थित किस रूप में होता है? केंद्रक में गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होता है। तो केंद्रक की अंतरावस्था में गुणसूत्र कैसे होते हैं? छोटे व पतले धागे नुमा होते हैं। जो अंतरावस्था होती है यह केंद्रक की, इसमें जो केंद्रक की उसमें कैसे होते हैं? गुणसूत्र छोटे भी होते हैं और धागे नुमा संरचना के होते हैं। इन गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। जीव है ये, यहाँ पर जीन आना चाहिए। तो इन गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं, जिनका कार्य क्या है? जनक से संतति में लक्षणों को ले जाना। तो इन जीन का कार्य क्या है कि जनक से कहाँ जो आपके जो जनक से है लक्षण वो संतति में ले जाने का कार्य कौन करते हैं? जीन, जो गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन की द्विविखंडन विधि में एक जनक कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा दो संतति कोशिका में विभक्त हो जाती है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है? द्विविखंडन विधि में एक जो जनक कोशिका है वह दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, और यह क्रिया द्विविखंडन कहलाती है। इस प्रकार बनी दोनों संततियां कोशिकाओं में पैतृक कोशिकाओं के समान ही गुणसूत्रों की संख्या बनी रहती है। यानी समसूत्री विभाजन के अकॉर्डिंग आपके जो जनक कोशिका है उसी के समान पैतृक कोशिका, जो आपके जनक कोशिका है उसी के समान संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बनी रहती है। और संतति पूर्ण रूपेण जनक कोशिका के समान ही होती है, परंतु इन संततियों में कभी कभी वातावरणीय कारकों द्वारा डीएनए की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। तो वातावरणीय इफेक्ट के कारण कभी कभी डीएनए की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, और संतति में जनक की तुलना में विविधताएं क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। और जिन्हें क्या कहते हैं हम? वेरिएशन या विभिन्नताएं कहते हैं, जो वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न हुई है। आगे बात करते हैं बच्चों विभिन्नता, वेरिएशन। वही टॉपिक आ गया हमारा, वेरिएशन। तो जीवों की आकारिकी और शारीरिकी में उत्पन्न परिवर्तन ही क्या कहलाती है? विभिन्नताएं कहलाती है। यानी कि जो जीवों की आकारिकी और शारीरिकी जो परिवर्तन है उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम विभिन्नताएं नाम देते हैं। यह जैव विकास के लिए उपयोगी भी है और आवश्यक भी होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक उपार्जित जो ग्रहण की जाती है एक्वायर्ड,
यह वातावरणीय कारकों जैसे प्रकाश, ताप, जल आदि के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। ये किसके कारण होती है, उपार्जित उत्पन्न या वातावरणीय कारकों जैसे प्रकाश, ताप, जल आदि के कारण उत्पन्न होती है। ये उसी जीव की मृत्यु के साथ क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, अर्थात ये वंशानुगति नहीं होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट होती है वंशागत। ये जो होती है आनुवांशिक विभिन्नताएं हैं जो अधिकांश जनन कोशिकाओं में उत्पन्न होती है। ये या तो जीव के डीएनए की संरचना में उत्पन्न परिवर्तन या अकस्मात उत्परिवर्तन के कारण विकसित होती है। तो ये जो आनुवांशिक विभिन्नताएं ये उत्परिवर्तन के कारण या डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, और ये विभिन्नताएं ही जैव विकास का क्या बनाती है, मुख्य आधार बनाती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत भी होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है विभिन्नताओं का महत्व क्या है। इसका निम्न महत्व देखिए, जैसे ये पर्यावरणीय परिवर्तनों के लिए पूर्व अनुकूलन का क्या करती है, कार्य करती है। तो दूसरा है ये जाति का क्या बनाए अस्तित्व बनाए रखने में सहायक होती है। इसके द्वारा नए लक्षणों का क्या होता है, विकास होता है, जिससे जाति के निर्माण में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। यह उन्नत जातियों के निर्माण एवं जैव विकास में भी कैसी होती है, सहायक होती है। और विभिन्नताएं, क्योंकि विभिन्नताएं उत्पन्न होगी तो जीवों का विकास होगा और नए लक्षणों का निर्माण होगा। विभिन्नता के कारण ही जीव अपनी जनन क्षमता के उपयोग के द्वारा समष्टि पारितंत्र में विशिष्ट स्थान अर्थात निकेत ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में पढ़ा, विभिन्नताओं के महत्व के बारे में। अब पढ़ते हैं जनन के प्रकार। कितने प्रकार के आपके जनन होते हैं, जैसे दे रखा है 2 प्रकार का। पहला जनन है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही एक जनक द्वारा नई संतानों का क्या कर लिया जाता है, निर्माण कर लिया जाता है। यानी कि एक जनक कोशिका के द्वारा नई संतान बना ली जाती है, लेकिन निषेचन क्रिया संपन्न नहीं की जाती है। तो इसके फलस्वरूप जिस संतान का जन्म होता है वह आनुवांशिक रूप से पूरी तरह से अपने जनक के कैसे होती है, समान होती है। पादपों और जंतु दोनों में अलैंगिक जनन पाया जाता है, यानी कि बिना जनन के अपने समान ही समरूप नई संतति का निर्माण करना क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। यह पादपों जंतुओं दोनों में देखने को मिलता है। पादपों में अलैंगिक जनन बहुत तीव्रता से होता है। पादपों में अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से पाया जाता है, जैसे कि हमारे बता रखा है। जंतुओं में लैंगिक जनन बहुत आम नहीं होता। नॉर्मल रूप से जंतुओं में पाया जाता है वो लैंगिक जनन नहीं होता है, परंतु अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। यह केवल कौन से किस स्तर पे पाया जाता है, निम्न स्तर के जंतुओं जैसे कि अमीबा, युग्लिना आदि में ही क्या होता है, देखने को मिलता है। उच्च स्तर के जो जीव है उनमें कौन सा पाया जाता है, उच्च जीवों में लैंगिक जनन द्वारा ही क्या होता है, जनन होता है। जंतुओं में अलैंगिक जनन की मुख्यतः पुनरुत्भवन तक ही सीमित होता है। जो जंतु है उसमें अलैंगिक जनन कहाँ तक सीमित माना गया है, पुनरुत्भवन तक ही माना गया है। एक कोशिकीय जीवों की अपेक्षा बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। बहुकोशिकीय जीवों में कई जटिल अवस्था पाई जाती है, क्योंकि विशेष कार्य हेतु इनमें विशिष्ट कोशिकाओं का क्या होता है, संगठित होकर जनन ऊतक का निर्माण करती है। इसमें विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है, जिनका क्या होता है, जनन जो कोशिकाएं हैं वह संगठित होकर क्या करती है, जनन ऊतक का निर्माण करती है। और यह ऊतक संगठित होकर क्या बनाता है, जनन अंग बनाता है, जननांग बनाते हैं। जंतुओं में अलैंगिक जनन का अध्ययन एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय प्रकारों में अलग अलग किया जाता है। जो जंतुओं में अलैंगिक जनन का जो अध्ययन है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जो है उनमें अलग अलग प्रकार से किया जाता है। अगर हम बात करें अलैंगिक जनन के लक्षण क्या है, तो इसके निम्न लक्षण है। इसमें संतान का एक ही जनक होता है, जनक एक ही होता है। इसमें नए जीव का जन्म केवल कायिक कोशिकाओं के द्वारा होता है, अतः इसे कायिक प्रजनन भी कहते हैं। इस प्रकार के जनन में कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती है, 1 से 2, 2 से 4, गुणसूत्रों की संख्या भी समान। इस प्रकार के जनन में युग्मकों का निर्माण और निषेचन नहीं होता। बिना निषेचन के हो रहा है, इसलिए युग्मकों का तो निर्माण हो ही नहीं सकता। इस प्रकार के जनन में उत्पन्न आनुवांशिकी व आकारिकी रूप से समरूप संतति को क्लोन या एक पूर्वजक कहते हैं। क्लोन इसलिए क्योंकि बिल्कुल हूबहू कैसे होती है, जनक के समान होती है। लैंगिक जनन विधि मुख्यतः एकल जीव निम्न पादपों तथा जंतुओं में पाई जाती है। उदाहरणतः प्रोटोजोआ, कवक तथा कुछ निम्न जीव जैसे प्रोटिस्ट, स्पंज, स्लेंट्रेट एवं प्लेनेरिया आदि में पाई जाती है। आगे बात करें अलैंगिक जनन के कौन कौन से प्रकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं विखंडन। हमारा टॉपिक है अलैंगिक जनन के प्रकार, तो उसमें पहला हम पढ़ते हैं विखंडन। इस विधि में क्या होता है, परिपक्व पादप जो है विभाजित होकर 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है, और यही क्रिया क्या कहलाती है, द्विविखंडन कहलाती है। यानी कि एक पादप जो है वह परिपक्व पादप विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बना लेता है, 2, और यही विधि क्या कहलाती है, द्विविखंडन कहलाती है। इसमें सर्वप्रथम केंद्रक विभाजित होता है, बाद में कोशिका द्रव्य विभाजित होता है। सबसे पहले किसका विभाजन, केंद्रक का, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कभी कभी केंद्रक अनेक बार विभाजित होकर अनेक खंडों में बढ़ जाता है। कभी कभी क्या होता है, केंद्रक अनेक बार विभाजित होता है, कई केंद्रकों में
हैं, बढ़ जाता है और इस क्रिया को क्या नाम दे देते हैं? बहुविखंडन। 2 बार बटा तो द्विविखंडन और कई केंद्रकों में बढ़ गया तो बहुविखंडन कहलाती है। और यह प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, जैसे जीवाणु यूग्लिना अमीबा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है खंडन। ये दूसरी विधि। इस विधि में बहुकोशिकीय जीवों में पूर्ण वृद्धि करके 2 या अधिक खंडों में टूट जाते हैं। इसमें क्या करते हैं? बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं वह 2 या अधिक खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। और यही किसमें देखने को मिलता है? स्पायरोगायरा, राइजोपस, यूलोथ्रिक्स या हाइड्रा में देखने को मिलता है। और यही विधि क्या कहलाती है? खंडन। यानी कि जब कोई जीव बहुकोशिकीय जीव होना चाहिए वह कई खंडों में विभक्त हो जाए तो प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण हो, क्या कहलाता है? खंडन कहलाता है। नेक्स्ट आता है मुकुलन। मुकुलन क्या है? इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पे एक उभार बनता है, जो बाहर की ओर उभार बनता है, इसे हम क्या नाम देते हैं? मुकुल नाम देते हैं, जो क्या कहलाता है? मुकुल कहलाता है। मुकुल धीरे धीरे बड़ा होता है और उस मातृ कोशिका से अलग होकर उसी के समान नए जीव का निर्माण कर लेता है, जो मातृ कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र पादप बना लेता है, जैसे ईस्ट, हाइड्रा। ईस्ट में ये मुकुल मातृ कोशिका से अलग हुए बिना ही मुकुल का निर्माण कर लेता है, जिससे एक ही ईस्ट कोशिका पर मुकुलों या कलिकाओं का श्रृंखला बन जाती है। ईस्ट कोशिका में ये अलग नहीं होता है, वही मुकुल का निर्माण कर लेता है, जिससे कई श्रृंखला के रूप में यह नजर आता है। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि कौन सी क्रिया होती है? मुकुलन। यानी कि मुकुल के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? मुकुलन। और उसी के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, अर्थात ये भी अलैंगिक जनन की एक विधि है। नेक्स्ट आती है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन है कि किसी जंतु के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नए जंतु की उत्पत्ति होना, क्या कहलाती है? पुनर्जनन, यानी कि पुनरुद्भवन कहलाती है। यानी कि अगर इसके 3 भाग हुए हैं प्लेन एरिया के, तो प्रत्येक तीनों भागों से तय उसी के समान नए जीव के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? पुनरुद्भवन। जैसे हाइड्रा और प्लेन एरिया आदि में जीवों को यदि अनेक टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग वृद्धि एवं विभाजन द्वारा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है। अगर बात करें जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतानें उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन जीवों की कोशिकाएं विभिन्न कार्य हेतु विशिष्टकृत हो जाती है और इनमें विभाजन की क्षमता नहीं रहती है, इसलिए यह जटिल संरचना वाले जीवों में नहीं देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं बीजाणु द्वारा। एक कोशिकीय पादपों में बहुविखंडन के पश्चात चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। जो एक कोशिकीय पादप होते हैं उनमें बहुविखंडन के पश्चात किसका निर्माण होता है? चल बीजाणुओं का, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। तत्पश्चात ये चल बीजाणु मुक्त होकर सामान्य पादप की तरह जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तब क्या होते हैं? चल बीजाणु मुक्त हो जाते हैं और सामान्य पादप की तरह क्या करते हैं? जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इसी प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियों में इष्ट कोशिकाएं आवरण युक्त बीजों का क्या करती है? निर्माण करती है। इसी प्रकार क्या करती है? प्रतिकूल परिस्थितियों में ये इष्ट कोशिकाएं आवरण युक्त बीजाणु का निर्माण करती है, जो अंतः बीजाणु कहलाते हैं, एंडोस्पोर कहलाते हैं। तो इस तरीके से बीजाणु के द्वारा भी नए जीव का निर्माण होता है। कवकों में भी इसी प्रकार के बीजाणु बनते हैं। अधिकतर बीजाणुओं की संरचना एक कोशिकीय होती है। बीजाणु की स्ट्रक्चर कैसी मानी गई है? एक कोशिकीय है, तथा इनमें बाहर की ओर वातावरण से सुरक्षा हेतु दृढ़ आवरण उपस्थित होता है और यह आवरण अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है? फट जाता है और बीजाणु क्या हो जाएंगे? फटते मुक्त हो जाएंगे और उससे क्या हो जाएगा? नए जीवों का निर्माण हो जाएगा। और इनका प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? यह वायु या जल के द्वारा होता है, जैसे म्यूकरराइजोपस, पक्सिनिया, फर्न, अमीबा में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से बीजाणुओं के द्वारा भी जनन होता है। नेक्स्ट आता है कायिक प्रजनन या प्रवर्धन। कायिक प्रजनन या प्रवर्धन की बात करें तो कुछ पादप जैसे गन्ना, गुलाब, अंगूर आदि को उगाने के लिए क्या किया जाता है? कायिक प्रवर्धन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा उगाए गए पादपों में बीज की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा हम बीज से प्राप्त नए पादप नहीं कर रहे हैं और बीज द्वारा उगाए गए पादपों की अपेक्षा पुष्प और फल कम समय में ही आ जाते हैं। यह भी हमारे लिए एक लाभदायक है। और यह पद्धति उन पादप जैसे केला, संतरा एवं चमेली आदि को उगाने के लिए की भी उपयोगी है, जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। जिसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है उसमें अलैंगिक जनन कायिक प्रजनन विधि के द्वारा नए पादप का निर्माण भी किया जा सकता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पादप आनुवंशिक रूप से कैसे होते हैं? जनक पादप के बिल्कुल हूबहू होते हैं, समान होते हैं। इस प्रक्रिया में पादप का कोई भी वर्दी भाग मातृ पादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण कर लेता है। और कायिक प्रजनन या प्रवर्धन विभिन्न वर्दी भागों के आधार पर विभिन्न प्रकार का होता है। यह विभिन्न प्रकार का अध्ययन हम 2 शीर्षकों में कर सकते हैं। यानी कि जो कायिक प्रवर्धन है यह 2 प्रकार का होता है। अब इन्हें हम निम्न
प्रकार से समझ सकते हैं। कैसे? जैसे पहला देखा हमने प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। पहला कौन सा देखा? प्राकृतिक। यह इसमें क्या होता है? इस क्रिया में प्राकृतिक रूप से पादप का कोई भी अंग, पादप का कोई सा भी भाग क्या होता है? रूपांतरित हो जाता है और मातृ पादप से क्या होता है? अलग होकर नया पादप बना लेता है। जड़, तना, पत्ती कोई सा भी भाग उससे अलग होकर नए पादप का निर्माण कर लेता है। और यह क्रिया कब होती है? अनुकूल परिस्थितियों में देखने को होती है। कायिक अंगों से जनन के आधार पर प्राकृतिक कायिक जनन को भी निम्न भागों में बांट सकते हैं। हमने जैसे बोला ना, जड़, तना, पत्ती किसी के भी द्वारा, जैसे जड़, तना, पत्ती किसी के भी द्वारा नए पादप का निर्माण कर लिया जाता है प्रकृति में। तो जिन जड़, अगर जड़ों के द्वारा जड़ों में भोजन संचय होता है, ठीक है, और जिन जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती है, अनुकूल परिस्थितियों में अपस्थानिक कलिकाएं क्या कर लेती है? नए पादप का निर्माण कर लेती है। तो जड़ के द्वारा हुआ तो ये कौन सा प्रवर्धन कहलाएगा? जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और ये कहाँ देखने को मिलता है? शकरकंद, शतावर और पुदीना में देखने को मिलता है। अगर ये क्रिया पर्ण के द्वारा हो, जैसे ब्रायोफिल्लम की पर्ण होती है, जैसे उदाहरण दे रखा है ब्रायोफिल्लम, तो देखो कुछ बांसल पर्णों में भोजन संग्रह होता है, यह पर्ण कलिकाओं का निर्माण कर लेती है और ये कलिकाएं अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या कर लेती है? यह भी नए पादप का निर्माण कर लेती है, जैसे ब्रायोफिल्लम, बिगोनिया, घाव, पत्ता आदि। ठीक है ना, ऐसे होती है ये पत्तियां। अगर मान ली तो यहाँ पर क्या होता है? इनकी पर्णशील पे यहाँ पर छोटी छोटी कलिकाएं बनती है और ये कलिकाएं क्या होती है? आगे हटकर यहाँ से नए पादप का निर्माण कर लेती है। और इस तरीके से हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? ब्रायोफिल्लम के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कलिका यहाँ से हटती है और मृदा में जाकर नए पादप का निर्माण कर लेती है। इस तरीके से ब्रायोफिल्लम पत्ती के द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है तने के द्वारा। जिन तनों में भोजन का संग्रह होता है उनमें पर्वसंधियों पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है तनों में, और ये पर्वसंधियां नए पादप का क्या कर लेती है? निर्माण कर लेती है। तो इस तरीके से हमने प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पढ़ा। दूसरा पढ़ते हैं हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। यह मानव के द्वारा कृत्रिम तरीके से किया जाता है। इसे कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन या प्रवर्धन भी कहते हैं। जैसे कलम लगाना, पहली विधि, जनन की कई विधियां हैं कृत्रिम कायिक जनन की। जैसे पहले हम बात करें कलम लगाना। कलम लगाना में क्या होता है? इस विधि में अच्छे विकसित परिपक्व पादपों की शाखा को काट लिया जाता है, उसका तने को काट लिया जाता है शाखा को, और उसे क्या कर दिया जाता है? भूमि में गाड़ दिया जाता है या भूमि में दबा दिया जाता है। इस शाखाओं पर कुछ समय पश्चात कक्षस्थ कलिकाओं का होना आवश्यक है। यानी कि इन शाखाओं पर जब आप उसे गाड़ रहे हो तो उस पर किनका होना आवश्यक है? कक्षस्थ कलिकाओं का होना आवश्यक है। और शाखा में भूमिगत भाग की पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती है। जो भूमिगत भाग की पर्व संधियां है उनसे क्या निकलती है? शाखाओं, उसमें उस भाग से वो आपके अपस्थानिक जड़ें निकलती है। तो आपने एक कोई सा भी भाग ले लिया, इसको मिट्टी में गाड़ दिया, लेकिन एक शर्त है कि ये जो आपने भाग लिया इसमें किसका होना आवश्यक है? कक्षस्थ कलिकाओं का होना आवश्यक है। कुछ समय पश्चात इस भूमिगत भाग से क्या निकलने लगेगी? कक्षस्थ कलिकाएं निकलने लगती है, और ये कक्षस्थ कलिकाएं वृद्धि करके आगे किसका निर्माण कर लेगी? एक पादप का निर्माण कर लेती है, जैसे गुलाब, गन्ना, गुड़हल में देखने को मिलता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? कलम लगाना। इसको हम बाय कटिंग के रूप में भी बोलते हैं। तो कुछ नहीं है, आपको पादप भाग लेना है, तने शीर्ष लेना है, शाखा लेनी है। इस विधि में अच्छे विकसित परिपक्व पादप की शाखा को लेकर भूमि में गाड़ देना है। कुछ समय पश्चात भूमिगत भाग से क्या करने लगेगी? अपस्थानिक कलिकाएं कक्षस्थ कलिकाएं निकलेगी, और एक कक्षस्थ कलिकाएं निकलने में तो आपकी कौन सी निकलती है? अपस्थानिक जड़ें निकलती है। और इनकी जो अपस्थानिक जड़ें जो निकली वहां से भूमिगत भाग से, इनकी कक्षस्थ कलिकाएं क्या करती है? वृद्धि करके नए पादप का निर्माण कर लेती है, और यही क्रिया क्या कहलाती है? कलम लगाना कहलाती है। आगे बात करते हैं दाब लगाना। वह पादप जिनकी शाखाएं कठोर होती है, इन्हें सरलता से कलम के रूप में प्रवर्धित नहीं कर सकते। जिनकी शाखा कैसी होती है? कठोर होती है, इन्हें सरलता से क्या नहीं कर सकते हैं? प्रवर्धित नहीं कर सकते हैं। इसलिए उपरोक्त पादपों में पादप की शाखा के कुछ भाग को छीलकर शाखा के छीलकर शाखा को कहाँ दबा देते हैं? भूमि में दबा देते हैं। जो कठोर होती है, जिनकी सरलता से क्या नहीं होता है? कलम के रूप में प्रवर्धित नहीं होती है, उनकी शाखा को कम क्या करते हैं? छीलकर कहाँ दबा देते हैं? भूमि में दबा देते हैं। और कुछ समय पश्चात मृदा में दबे हुए भाग से भी क्या निकल जाती है? अपस्थानिक जड़ें निकल जाती है। और अब इस अवस्था में शाखा को जनक पादप से काटकर क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है, तो नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी कौन सी विधि की जाती है? दाब लगाना, क्योंकि आपने शाखा को दाब के रूप में उसे अंदर गाड़ दिया। कुछ समय पश्चात वहां से अपस्थानिक जड़ें निकलेगी और उस शाखा को हम बीच में से काट देंगे, तो नए पादप का निर्माण हो जाएगा। ये चमेली, नींबू, अंगूर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पेबंधन। पेबंध लगाना या रोपण करना। इसमें क्या होता है बच्चों? निम्न या अशुद्ध जाति के तनों को तिरछा काट लिया जाता है, बिल्कुल तिरछा काट लिया जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं। और उच्च किस्म की जाति के पादप की एक शाखा
या क्लम, जिसको हम शान को इसी प्रकार तिरछा काट कर मिलान करके इसके साथ जोड़ दिया जाए। दोनों को बिल्कुल अपोजिट तिरछा काटते हैं और दोनों को जो काटने के बाद एक साथ मिलान करके क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात इस पूर्ण संरचना को रस्सी से या कपड़े से, जहां से ज्वाइंट किया आपने वहां से बांध दिया, कपड़े से बांध दिया जाता है। साथ ही दोनों को संधि स्थल पर मोम पिघलाकर भी क्या कर दिया जाता है, चारों ओर लेप कर दिया जाता है। कुछ दिनों पश्चात स्कंद तथा कलम दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, जहां से आपने उसको बांधा है। नेक्स्ट आता है कायिक जनन के लाभ क्या है। इसके लाभ कहीं देखने को मिलते हैं। इस विधि द्वारा कम समय में पादप विकसित किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। इस विधि से उत्पन्न नए पादप मातृ पादप के समान होते हैं तथा विभिन्नताएं बिल्कुल भी नहीं होती है। कायिक जनन द्वारा अनुपयोगी जंगली प्रजातियों का उपयोगी पादपों में परिवर्तित किया जा सकता है तथा कायिक जनन द्वारा ही विकसित पादप बाह्य वातावरण से कैसे होते हैं, अप्रभावित होते हैं। अनेक पादपों में सामान्यतः कायिक जनन ही संभव होता है, इसमें लैंगिक जनन संभव नहीं होता है, क्योंकि कई पादप ऐसे होते हैं जिनमें लैंगिक जनन संभव नहीं है, तो उनमें कायिक जनन ही क्या होता है, संभव होता है। जैसे वो पादप कौन कौन से, केला, बांस, इलायची आदि। पादपों के वांछित लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। जो पादपों में वांछित लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, बने रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कायिक जनन की क्या क्या हानियां हैं। इसकी कई हानियां हो सकती है। इस प्रकार के जनन से पादपों में नए गुणों का क्या नहीं होता है, विकास नहीं होता है, क्योंकि वो हूबहू वैसे होते हैं। कायिक जनन से कुछ पीढ़ियों के बाद ही पादप की प्रजनन क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। लंबे समय तक प्रजनन क्षमता नहीं बनी रहती है। इस जनन के कारण नई जातियों की उत्पत्ति भी नहीं हो पाती है, वही की वही होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन है कि ऊतक या पादप का टुकड़ा कोई सा भी भाग है। आपने पादप के टुकड़े को लिया, वो जो टुकड़ा लिया आपने उसको किस नाम से जानते हैं, कर्तोतक के नाम से, है ना। और उसको फिर क्या करते हैं, उसको संवर्धन माध्यम में रख देते हैं और उससे ही नए पादप का निर्माण करते हैं। तो वो क्रिया क्या कहलाती है, ऊतक संवर्धन। ये क्रिया प्रयोगशाला में देखने को मिलती है। जैसे वही बात आ गई, ऊतक व अंगों, पादप या पादप का टुकड़ा कोई भी हो सकता है। उचित प्रयोगशाला में उचित संवर्धन माध्यम की उपस्थिति में अधिक संख्या में रोगहीन पादपों का विकास करना, यानी कि उसी पादप भाग से नए संवर्धन माध्यम में रखकर नए पादप का निर्माण करना क्या कहलाता है, ऊतक संवर्धन कहलाता है। इस तकनीक को अंतः पात्रे या इन विट्रो सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहते हैं, क्योंकि यह क्रिया कहाँ होती है, प्रयोगशाला में होती है, पात्र में होती है। तत्पश्चात विकसित नव पादप को मृदा में क्या कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है। इस विधि में जिस पादप के ऊतकों को संवर्धित करना होता है उस पादप की कोशिकाओं को पोष माध्यम में रख दिया जाता है, यानी कि संवर्धन माध्यम में दिया जाता है। इस संवर्धन माध्यम में अकार्बनिक लवण, कुछ विटामिन और वृद्धि नियंत्रक पादप हार्मोन मिला दिए जाते हैं, जैसे कि साइटोकाइनिन। तो इस तरीके से पादप भाग से किसी भी संवर्धन माध्यम में रख के नए पादप का निर्माण करना क्या कहलाता है, ऊतक संवर्धन कहलाता है। ऊतक की कोशिका अनियमित रूप से विभाजन कर क्या बनाती है, पहले केलस का निर्माण करती है। छोटी छोटी अगुणित कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, केलस। और केलस की कोशिकाएं कलिकाओं का निर्माण करती है, जो वही आगे जाकर किसका निर्माण कर लेती है, पादप का निर्माण कर लेती है। यह तकनीक सजावट वाले पादप जैसे कार्निशन, आर्किड, डहेलिया आदि के उत्पादन हेतु अधिक प्रयोग में ली जाती है। ऊतक संवर्धन तकनीक के निम्न लाभ है क्या क्या, इससे रोगहीन वातावरण में एकल जनक द्वारा अत्यधिक मात्रा में पादप विकसित किए जाते हैं। इस विधि द्वारा पादपों को विभिन्न रोगों से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। इस विधि द्वारा सजावट योग्य पादपों का जल्दी विकास संभव है और इस विधि से वातावरण का पादप वृद्धि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से हम इसके तकनीक क्या है, कई सारे लाभ है ऊतक संवर्धन तकनीक के। नेक्स्ट आता है अलैंगिक जनन के क्या क्या लाभ है। अगर हम बात करें अलैंगिक जनन के लाभ, तो अलैंगिक जनन में एकल जनक होने के कारण प्रजनन आसान से हो जाता है, क्योंकि कोई दो प्रजनक की आवश्यकता नहीं होती है। तो एकल जनक होने के कारण प्रजनन आसानी से हो जाता है। जिन पादपों में बीज नहीं बनते उनमें भी इस विधि के द्वारा अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न कर सकते हैं तथा जनकों को युग्मक बनने में अपनी ऊर्जा का व्यय नहीं करना पड़ता है, यानी कि जनकों के युग्मक बनाने के समय ऊर्जा का खर्चे नहीं करनी पड़ती है, व्यय नहीं करना पड़ता है। और अलैंगिक जनन कई विधियों के द्वारा हो सकता है। इसी कारण अलग अलग जीवों में यह अलग अलग विधियों के द्वारा संपन्न होता है, जैसे कि हमने विधियां पढ़ी थी। किसी ऐसे स्थल पर जहां पर परपरागण या लैंगिक जनन नहीं हो पाता है, अलैंगिक जनन कैसा हो जाता है, सफलतापूर्वक संतति उत्पन्न कर सकता है। तो ये इसके लाभ थे। नेक्स्ट जनन पढ़ते हैं हम, लैंगिक जनन। अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं द्वारा दो जनकों से नई संतानों का निर्माण होता है। इस प्रकार के जनन में क्या होता है बच्चों, विशेष जनन कोशिकाओं के द्वारा दो जनकों से क्या बनती है, नई संतान का निर्माण होता है। इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाएं दो प्रकार के युग्मक बनाती है। सबसे पहले क्या बनाती है, युग्मक बनाती है। और जो संभवतः एक दूसरे के कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। जो युग्मक बनते हैं एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होते हैं। और युग्मकों के संयुग्मन के फलस्वरूप नई संतति का निर्माण होता है। तो किसी भी जनक कोशिका
कोशिका से पहले क्या बनते हैं, युग्मक, जो दोनों अपोजिट होते हैं, और युग्मक जब संयुक्त हो जाते हैं, संयोग कर लेते हैं, तो उससे नई संतति का निर्माण होता है, और वे युग्मक अपने व्यवहार के अनुरूप नर और मादा में वर्गीकृत होते हैं। यानी जैसे युग्मक का व्यवहार होगा वैसे वो नर या मादा के रूप में वर्गीकृत रहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि लैंगिक जनन में आपको 2 जनकों की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक में नहीं होती है। आगे बात करें, इसका निर्माण एक ही जनक या 2 अलग अलग जनकों में हो सकता है। जब इसका निर्माण अलग अलग जनकों में होता है तो उन्हें अलग अलग लिंग का मानते हैं। जैसे नर युग्मक उत्पन्न करने वाले जनक को पिता और मादा युग्मक उत्पन्न करने वाले जनक को हम क्या मानते हैं, माता कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो निर्माण है, संतति का निर्माण जो करते हैं, अलग अलग जनक करते हैं। जो नर युग्मक का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है, उसे पिता मान लेते हैं, और जो मादा युग्मक का निर्माण करते हैं उसको हम क्या मान लेते हैं, माता या स्त्री मान लेते हैं। लैंगिक जनन के क्या क्या लक्षण है? लैंगिक जनन के क्या है बच्चों, कई लक्षण है। देखते हैं कौन कौन से निम्न लक्षण है। इस विधि में मुख्यतः पूरक लिंग जनक स्त्री व पुरुष सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल, एक तो मेल एक फीमेल दोनों होते हैं। इस जनकों में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर और मादा के युग्मक बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं। जनक कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन होगा तब जाके युग्मक का निर्माण होगा। इसके पश्चात मादा नर युग्मकों में क्या होता है, निषेचन होता है, और निषेचन के फलस्वरूप ही युग्मनज या जायकोट का क्या होता है, निर्माण होता है। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने माता पिता से पूर्णतः समरूप नहीं होती है, क्योंकि उसमें वह लैंगिक जनन हो रहा है, इसलिए वह माता पिता से समरूप नहीं होती है। लेकिन अधिकतर जो लक्षण होते हैं वह उन्हीं के कैसे होते हैं, समान पाए जाते हैं। और लैंगिक जनन अधिकतर उच्च पादपों और जंतुओं में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो लैंगिक जनन हम सबसे पहले किस में पढ़ने वाले हैं, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन को हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें उच्च पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए एक विशेष संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, पुष्प कहते हैं। तो जो उच्च स्तरीय पादप है उनमें आवर्तबीजी, जिसे एंजियोस्पर्म वर्ग के पादप बोलते हैं, उनमें लैंगिक जनन के लिए एक संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, पुष्प। इन पुष्पों के विशेष अंगों में जनन कोशिकाएं पाई जाती है जिनमें युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, जिनमें युग्मक बनते हैं। और पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया 4 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में कंप्लीट होती है, 4 चरणों में। परंतु इन 4 चरणों को जानने से पूर्व पुष्प की संरचना का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हम देखते हैं पुष्प की संरचना, कितने भाग होते हैं, किन भागों से होते हैं, कौन से सहायक भाग है, कौन से आवश्यक भाग है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन मुख्य अंग पुष्प है, बिल्कुल है। अधिकांश पादपों में पुष्प पत्तियों की 4 प्रकार से रूपांतरित संरचना है। अधिकांश पादपों में पुष्प पत्तियों की 4 प्रकार से रूपांतरित संरचना होती है। पुष्प के ये 4 भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है बाह्य दल, दूसरा होता है दल, तीसरा होता है पुंकेसर, चौथा होता है आपके स्त्री केसर। तो इस तरीके से ये 4 भाग होते हैं। इनमें से बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज पुष्प के कौन से अंग है, ये सहायक करते हैं, लैंगिक क्रिया में भाग नहीं लेते। तो ये कौन से अंग कहलाते हैं, सहायक अंग। लेकिन पुमंग और जायांग जो है यह लैंगिक क्रिया में भाग लेते हैं, तो आवश्यक अंग या जननांग कहलाते हैं। ये भाग पुष्पवंत के फूले हुए सिरे पर चक्रों के रूप में बाहर से अंदर की ओर निम्न प्रकार से विन्यासित होते हैं। सबसे बाहर बाह्य दलपुंज, उसके अंदर दलपुंज, फिर पुमंग और फिर जायांग पाया जाता है। पुष्प में नर जनन अंग को पुंकेसर और मादा जनन अंग को क्या नाम देते हैं, स्त्री केसर नाम देते हैं। तो पुष्प के नर जनन अंग को तो हम क्या नाम देते हैं, आपके पुंकेसर, और मादा जनन अंग को क्या नाम देते हैं, स्त्री केसर। इनमें क्या होती है, जनन कोशिकाएं होती है। जननांगों के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकलिंगी, यदि उसमें एक पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो, दोनों में से कोई एक हो, एक जननांग उपस्थित हो, तो जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित हो तो वो पुष्प कौन से कहलाते हैं, एकलिंगी, जैसे पपीता, तरबूज आदि। द्विलिंगी या उभयलिंगी जब बात करें तो जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उस पुष्प को हम उभयलिंगी कहते हैं, जैसे गुड़हल, सरसों आदि। अर्थात वे पुष्प जिसमें 4 प्रकार के चक्र पाए जाता है, कौन सा पुष्प कहलाता है, पूर्ण। और जिनमें एक या एक से अधिक चक्र अनुपस्थित होते हैं उन्हें कौन से पुष्प कहते हैं, अपूर्ण पुष्प कहते हैं। यह हमने इसके बारे में, पुष्प की संरचना के बारे में देखा। नेक्स्ट टॉपिक आता है पादपों में लैंगिक जनन के चरण, कौन कौन से चरण होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस, यानी कि युग्मक जनन, यानी कि युग्मक के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों के निर्माण क्या कहलाता है, युग्मक जनन। नर कोशिका या परागकण के द्वारा नर युग्मक जनन, और जबकि अंड कोशिका के निर्माण को क्या कहते हैं, मादा युग्मक जनन कहते हैं। यदि नर कोशिकाएं या परागकण का निर्माण होता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है, नर युग्मक जनन, यानी कि मेल गैमेटोजेनेसिस। और अंड कोशिका के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, फीमेल या युग्मक जनन, यानी कि फीमेल गैमेटोजेनेसिस कहलाती है ना। तो इसको आगे हम बात करते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके नर युग्मकोद्भिद अथवा परागकण का बनना, यानी कि नर युग्मकोद्भिद या परागकण कैसे बनता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
अगर हम बात करें पुंकेसर तो प्राय 2 परागकोश में उपस्थित होते हैं। परागकोश होते हैं ऐसे, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। एक पुंकेसर तो ये तो होता है परागकोश, ये होती है योजी और ये होती है पूतंतु। ये तो कौन सा भाग होता है? पूतंतु। ये आपके योजी जो जोड़ता है, और ये का आपके कौन सा होता है? परागकोश होता है। और यही कह रहा है कि ये जो परागकोश पुंकेसर, एक पुंकेसर की स्ट्रक्चर है, ये 1 और 2 परागकोश में उपस्थित विभेदित होते हैं या परागकोश उपस्थित होते हैं। इनके 2-2 परागपुटों में परागकणों का निर्माण होता है। इसके परागपुटों में किसका निर्माण होता है? परागकणों का, और जिसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है जिसमें लघु बीजाणु बनते हैं। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। यह अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक साथ 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। यानी कि लघु बीजाणुधानी एक साथ कितने, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कितनी होती है? चतुष्फल की अवस्था में पाई जाती है, एक साथ 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। आगे बात करें तो 4 कोशिकाओं का यह समूह क्या कहलाता है? टेट्राड कहलाता है। 4 कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? टेट्राड। इस प्रकार की होती है ये इस प्रकार की, ये लघु बीजाणु। तो 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका। तो इस तरीके से 4 कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? टेट्राड कहलाता है। तथा चतुष्की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु बनाती है। प्रत्येक कोशिका क्या बनाती है? एक लघु बीजाणु का निर्माण करती है। और बाद में परागकण में यही क्या बदल जाते हैं? परागकण में बदल जाते हैं, अर्थात परागपुट में बिखरे रहते हैं। आगे बात करते हैं परागकण की स्ट्रक्चर कैसी होती है। परागकण या लघु बीजाणु वास्तविकता में पुंकेसर पर प्राय 2 परागकोश उपस्थित, 1 मिनट देखना है। परागकण या लघु बीजाणु वास्तविकता में पादप को नर युग्मकोद्भिद ही होता है। जो परागकण होता है, लघु बीजाणु होता है, वास्तव में कैसा होता है? नर युग्मकोद्भिद ही होता है। यह 2 आवरणों से ढकी हुई एक कोशिकीय सदृश संरचना होती है। 2 आवरण कौन कौन से होते हैं? परागपुट में ही एकमात्र केंद्रक साधारण विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक नलिका केंद्रक तथा दूसरा जनन केंद्रक का निर्माण करता है। परागपुट के अंदर ही ये जो केंद्रक है, यह साधारण विभाजन द्वारा क्या विभाजित होता है? एक तो क्या बना लेता है? नलिका केंद्रक, और एक क्या बना लेता है? जनन केंद्रक का निर्माण कर लेता है। जनक केंद्रक इसके चारों ओर जीव द्रव्य को, अगर जनक केंद्रक और इसके चारों ओर, अब क्या होता है? एक तो जनक केंद्रक बन गया और एक आपके क्या बन गया था? इधर देखना 1 मिनट। एक तो आपके पास जनक केंद्रक बन गया, क्योंकि ये जो आपके एक केंद्रक के साधारण केंद्रक, ये क्या होता है? विभाजित होता है, और विभाजित होकर क्या बना लेता है? एक तो बना लेता है नलिका केंद्रक और एक बना लेता है जनन केंद्रक। जनन केंद्रक और इसके चारों ओर जीव द्रव्य को ही हम क्या नाम देते हैं? जीव द्रव्य, जनन कोशिका नाम देते हैं। तो आपने देखा कि आपके एक तो जनन केंद्रक और इसके चारों ओर उपस्थित जीव द्रव्य, इन दोनों को कंबाइंड रूप से आप क्या नाम दे देते हो? कौन सी कोशिका नाम देते हैं? जनन कोशिका नाम देते हैं, जो कि इस तरीके से निर्मित होता है। परागकण में जनन कोशिका व नलिका केंद्र, क्योंकि आपने देखा ये एक तो जनन कोशिका बन गई जनन केंद्रक से, और एक क्या बन गया आपके पास? नलिका केंद्रक हो गया। तो आपने इधर देखी है परागकण में जनन कोशिका और नलिका केंद्र के बाहर उपस्थित 2 आवरण पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बात भी कर रहा था, 2 आवरण पाए जाते हैं। एक होता है बाह्य चोल और एक होता है अंतःचोल। बाह्य चोल को एक्साइन और अंतःचोल को इंटाइन कहते हैं। यह बाह्य चोल कैसा होता है देखते हैं। पहला देखते हैं बाह्य चोल। यह अत्यंत कठोर, खुरदरा व क्यूटिन युक्त स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन बाहर की ओर आवरण पाया जाता है, और विभिन्न पादपों में परागण के आधार पर यह आवरण भिन्न भिन्न प्रकार से अनुकूलित होता है। बाह्य चोल जो है विभिन्न प्रकार के अनुकूलित होने के साथ साथ एक समानता भी रखता है, जिसके अनुसार सभी परागकणों के बाह्य चोल में एक या एक से अधिक जनन छिद्र होते हैं। जो बाह्य, इसमें एक समानता पाई जाती है कि इसके बाह्य चोल में क्या होते हैं? जनन छिद्र पाए जाते हैं। एक या एक से अधिक इसमें बाह्य जनन छिद्र होते हैं, जिनसे परागण के पश्चात इन्हीं जनन छिद्र से आगे जाके क्या बन जाती है? पराग नलिका। ऐसे होता है ये बाह्य चोल, इस तरीके से होता है। ये आपके अंतःचोल, ये 3 जनन छिद्र हो गए, और ये 3 जनन छिद्र, ये आपके परागकोण, ये 3 जनन छिद्र हो गए, और इसी जनन छिद्र से आगे होके ये क्या बना लेती है? आगे पराग नलिका बना लेती है। तो यही बोल रहा है कि जिनसे परागण के पश्चात क्या बनती है? पराग नलिका बनती है। नेक्स्ट आता है अंतःचोल इंटाइन। यह बाह्य चोल के भीतर जीव द्रव्य एवं केंद्रक अर्थात जनन कोशिका के बाहर का अत्यंत पतली भित्ति सदृश आवरण होता है। ये अंदर की ओर जो बनता है ये अंतःचोल कहलाता है, जो कि पराग नलिका के बनने के लिए उत्तरदायी होता है। उक्त पूर्ण संरचना को नीचे दिए गए चित्रों में देख सकते हैं हम लोग। ये देख रखा है आपके, जैसे कि ये लघु बीजाणुधानी दे रखी है आपके। अगर हम बात करें तो ये तो बाह्य त्वचा हो गई, ठीक है, यह आपके बाह्य त्वचा हो गई, यह अंतःभित्ति हो गई। इसकी जो अगर
लघु बीजाणुधानी की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले हम देखते हैं ये एक पुंकेसर होता है। पुंकेसर किससे बना होता है? परागकोश, योजी और पूतंतु। परागकोश के अंदर की स्ट्रक्चर देखते हैं तो लघु बीजाणुधानी ऐसे पाई जाती है आपके। तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। इसमें जो होते हैं अंदर की ओर क्या पाए जाते हैं आपके? नर युग्मक यानी कि परागकण पाए जाते हैं। जो वलयकार कोशिका यानी कि टेपिटम एक कोशिका होती है, इसके चारों ओर लघु बीजाणु के चारों ओर, जिसे हम क्या नाम देते हैं? टेपिटम। तो लघु बीजाणुधानी के चारों, ये तो पूरी स्ट्रक्चर किसकी है? लघु बीजाणुधानी। और इसमें जो लघु बीजाणु होते हैं अंदर, उसके चारों ओर कौन सी संरचना पाई जाती है? टेपिटम। इसको पोषण देने का क्या करती है? कार्य करती है। और इसी तरीके से इसकी जो बाह्य भित्ति है और अंतः भित्ति है, इसके मध्य 1 से लेकर 3 तक कौन सी भित्तियां पाई जाती है? मध्य भित्ति पाई जाती है। और यह जो होता है योजी वाला भाग आपके होता है। अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपके देखना, यह परागकण मैंने अभी बताया 3 जनन छिद्र होते हैं, 1 2 3। और यह जो बाह्य चोल है, यह जनन छिद्र ही आपके आगे जाके किसका निर्माण कर लेता है? पराग नलिका का निर्माण कर लेता है। यह अंदर वाला जो है, यह वाला भाग कौन सा कहलाता है? अंतःचोल कहलाता है। अब बात करते हैं मादा युग्मक जनन या मादा युग्मकोद्भिद का बनना क्या होता है। देखो, पुष्पिके स्त्री केसर में, पुष्पिके जो स्त्री केसर में अंडाशय नामक भाग होता है, इसके आधारी भाग में बीजांड या अपरा नामक संरचना से लगे रहते हैं। ये जो आधारी भाग है, वो आधारी भाग में क्या होता है? बीजांड या अपरा नामक संरचना से यह लगे रहते हैं। कहां पर? स्त्री केसर में। बीजांड के भीतर उपस्थित भ्रूण कोश नामक संरचना को क्या नाम देते हैं आप? मादा युग्मकोद्भिद नाम देते हैं। तो जो बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश नामक संरचना पाई जाती है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? मादा युग्मकोद्भिद नाम देते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखें, जो बीजांड की होती है वो कैसी होती है? पादपों में प्रत्येक बीजांडासन या बीजांडासन के एक पतले और छोटे बीजांड व्रंथ से जुड़ा होता है। तो पादप में जो प्रत्येक बीजांड है वो किसके द्वारा? बीजांड व्रंथ से जुड़ा रहता है। जिस स्थान पर बीजांड या बीजांड व्रंथ से जुड़ता है, उसी भाग को, उसी स्थान को हम क्या नाम दे देते हैं? नाभिका या हाइलम नाम देते हैं। बीजांड के भीतर का अधिकांश भाग बीजांड काय से बना होता है। जो बीजांड के अंदर का भाग है वो किससे बना होता है? बीजांड काय से, जिसके चारों ओर बाह्य अध्यावरण व अंतः अध्यावरण पाए जाते हैं। जिसके चारों ओर क्या पाया जाता है? बाह्य और अंतः अध्यावरण। ये रहा, देखो, ये बीजांड काय रह गया अधिकांश भाग। ये बाह्य और अंतः अध्यावरण 2 प्रकार के पाए जाते हैं। ये बाह्य अध्यावरण और अंदर वाला कौन सा कहलाता है आपके? ये अंदर वाला अंतः अध्यावरण कहलाता है, जो चारों ओर उपस्थित होते हैं। किसके? ये बीजांड काय, ये अंतः अध्यावरण, या बाह्य अध्यावरण। तो बीजांड काय के क्या होते हैं? ये चारों ओर स्थित होते हैं। तो वही कह रहा है, या अंतः अध्यावरण पाए जाते हैं। इन परतों के मध्य नीचे की ओर एक छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। ये नीचे की ओर देखो एक छिद्र होता है, जहां पर यह आवरण उपस्थित नहीं होता है, यह वाला छिद्र क्या कहलाता है? आपके बीजांड द्वार कहलाता है। आगे बात करते हैं। और बीजांड का जो आधार्य भाग है उसका निभागीय कहलाता है, यानी कि बीजांड व्रंथ के, बीजांड द्वार के विपरीत सिरा क्या कहलाता है? आपके निभागीय भाग कहलाता है। बीजांड काय में अंदर की ओर भ्रूण कोश स्थित होता है, और भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इसे अंड समुच्चय कहते हैं। देखो, ये जैसे कि देखा आपने, बीजांड काय के अंदर क्या होता है? ये बीजांड काय है, इसके अंदर 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ये 1 2, वैसे तो देखा जाए तो टोटल होती है 7 कोशिका 8 केंद्र की संरचना। तो इसे हम क्या नाम देते हैं? 3 कोशिकाओं के समूह को बीजांड समुच्चय नाम देते हैं। और इन जो संरचना होती है, ये ऊपर वाली 3 कोशिकाएं होती है, ये तो क्या कहलाती है? प्रतिमुखी कोशिका। नीचे वाली जो 3 कोशिका होती है, इसमें एक तो होती है अंड कोशिका और 2 क्या होती है? सहायक कोशिका। और बीच में कौन सी होती है? ध्रुवीय कोशिका, जिसे द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। इस तरीके से भ्रूण कोश में 7 कोशिकीय, 3 तो ये, 3 ये और 1 ये, और 8 केंद्र की अवस्था बनती है। यह आपने बीजांड की संरचना देखी। अंड समुच्चय में मध्य में बड़ी अंड कोशिका, वही बात होगी। इसके दोनों ओर एक एक छोटी सहायक कोशिकाएं होती है। निभाग की ओर 3 जो पाई जाती है उन्हें कौन सी? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। भ्रूण कोश में मध्य में 2 कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे ध्रुवीय कोशिकाएं कहते हैं। ये दोनों ध्रुवीय कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? द्वितीयक केंद्र का निर्माण करती है, जैसे कि हमने उसमें देखा। नेक्स्ट आता है परागण। परागण क्रिया क्या होती है? परागण की अगर हम बात करें तो किसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प अथवा उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वृत्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। यानी कि किसी पुष्प के परागकण का उसी पुष्प यानी कि उसी जाति के किसी अन्य पुष्प या फिर उसी पुष्प के कहां पर वृत्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। 2 प्रकार का, स्वपरागण। अगर स्वपरागण की पहले बात करते हैं हम, कि किसी पादप के पुष्प के परागण उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प की वृत्तिकाग्र पर जाते हैं, यानी कि पादप एक ही है,
उसी पादप, एक ही पादप के अलग अलग जो पुष्प है, एक ही पुष्प हो या उसी पादप का कोई अन्य पुष्प हो, उसकी वृत्तिकाग्र पर जाते हैं तो वह कौन सी कायिक जनन द्वारा तैयार किए गए, यानी कि वह क्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। यानी कि स्व यानी अपना, परागण यानी परागण क्रिया, यानी कि पादप एक ही है, उसी पादप के अगर उसी किसी एक ही पुष्प पर परागकण उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर जाते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में समझे, ज्यादा उलझे नहीं, तो पादप आपके एक ही है, इसी पादप का जो एक पुष्प हो जिसपे अगर यही परागकण इसी पुष्प के हो और वृत्तिकाग्र भी इसी पुष्प की हो, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण। या पादप एक है लेकिन पुष्प अलग अलग हो, इसके परागकण इसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर जाते हैं तो भी क्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। यही कहना चाहता है कि किसी पादप के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र पर या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वृत्तिकाग्र पर अथवा कायिक जनन द्वारा तैयार किए गए जाति के किसी अन्य पादप के पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। अब इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसके लाभ निम्न है। इसमें पीढ़ी की शुद्धता बनी रहती है, इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि परागकण विभिन्न माध्यमों से में नष्ट ही नहीं होते हैं क्योंकि उसी के उसी में रहते हैं। इसमें अन्य किसी सहायक युक्ति जैसे सुगंध, मधु आदि की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसकी क्या क्या हानियां, इसकी निम्न हानियां है। इससे उत्पन्न बीज संख्या में कैसे होते हैं, कम और छोटे होते हैं, बीजों को पकने में अधिक समय लगता है और नई व स्वस्थ किस्म का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट आता है दूसरा आपके पर परागण। हाँ बच्चों, पर परागण, जब एक पुष्प के परागण लिंगी जनन द्वारा उत्पन्न किसी उसी जाति के अन्य पादप वृत्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों से पहुंचते हैं तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। एक लिंगी पुष्प, पपीता, मक्का आदि में पर परागण पाया जाता है। यानी कि जब एक पुष्प के परागकण लिंगी जनन द्वारा, यानी कि परागकण लिंगी जनन द्वारा उसी जाति के अन्य पादप के वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है, परपरागण। एक लिंगी पुष्प होगा तो पपीता, मक्का आदि में परपरागण पाया जाता है। परपरागण कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल द्वारा और जंतुओं के माध्यम से होता है। जैसे कि इसकी कई विधियां हैं, हमारा टॉपिक है परपरागण की विधियां। तो पादपों में परपरागण की कई विधियां होती है। जैसे पहले हम बात करें कीटों द्वारा परागण कैसे होता है, तो कीटों को आकर्षित करने के लिए पादपों में विशेष युक्तियां जैसे पुष्पों का रंग, सुगंध, मकरंद आदि ग्रंथियां पाई जाती है। कीट परागित पुष्प बड़े ही आकर्षक एवं मकरंद युक्त होते हैं। इन पुष्पों के वृत्तिकाग्र प्रायः चिपचिपे होते हैं, उदाहरण जैसे अंजीर, आक, सालविया, पीपल आदि। तो ये कीटों के द्वारा होता है। अगर परागण की क्रिया वायु द्वारा हो तो वह कौन सा कहलाएगा, वायु द्वारा परागण। जैसे कि अनेक पादपों में वायु द्वारा परागण होता है, इसलिए अनेक युक्तियां इसके लिए अनेक युक्तियां पाई जाती है। जैसे पुष्प प्राय छोटे और समूह में लगे होते हैं। इन पुष्पों में सुगंध, मकरंद और रंग का अभाव होता है। इनकी वृत्तिकाग्र खुरदरे व चिपचिपी होती है। परागकण कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, जलरोधी, शुष्क तथा अत्यधिक मात्रा में बनते हैं क्योंकि वायु के माध्यम से इनकी हानि बहुत अधिक होती है, जैसे कि गेहूं, मक्का, ज्वार आदि। तो ये वायु के द्वारा कैसे होते हैं, परागण क्रिया होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जल के द्वारा परागण। अगर जल माध्यम का कार्य परागण क्रिया के लिए किसके द्वारा किया जा रहा हो, जल के द्वारा, तो वो कौन सा कहलाता है, जल परागण कहलाता है। जैसे कि यह परागण जल में उगने वाले पादपों में पाया जाता है। इन पादपों में पुष्प जल के ऊपर खिलते हैं। कमल, जल लिली आदि जल परागण के लिए पुष्पों, परागकणों, वृत्तिकाग्र आदि में अनेक अनुकूलन पाए जाते हैं। पुष्प रंगहीन, मकरंदहीन व गंधहीन होते हैं। जो इसके पुष्प होते हैं वो गंधहीन और मकरंदहीन और तथा रंगहीन होते हैं। परागकण हल्के होते हैं तथा इनका घनत्व अधिक, अर्थात ये संख्या में कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं। इससे परागकण जल सतह पर तैरते हुए मादा पुष्प के संपर्क में आते हैं। तत्पश्चात परागकण वृत्तिकाग्र द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। यानी कि तैरते हुए कहाँ आते हैं, मादा पुष्प की वृत्तिकाग्र पर आते हैं और उसके द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। जैसे वेलिस्नेरिया में, हाइड्रिला में, सिरेटोफिल्लम में आदि में हमें ये देखने को जल के द्वारा परागण मिलता है। जंतु परागण की बात करें तो कुछ पादपों में परागण घोंघों, पक्षियों, चमगादड़ आदि की सहायता से भी होता है। जैसे सेमल, कदम, बिग्नोनिया आदि में आपको कौन सा परागण देखने को मिलता है, जंतु के द्वारा। तो इस तरीके से परागण कई प्रकार से होता है, जैसे कि हमने देखा। पर परागण के लाभ क्या है देखते हैं। तो इसके निम्न लाभ है। क्या क्या लाभ है तो देखते हैं। पहला कि पर परागण के फलस्वरूप अनुवांशिक पुनर्योजन होता है, जिसके कारण संतति में लाभदायक लक्षण विकसित होते हैं। पर परागण से नई जातियों का क्या होता है, उत्पन्न होती है। पर परागण के फलस्वरूप बने बीज संख्या में अधिक और स्वस्थ होते हैं। कृत्रिम पर परागण के फलस्वरूप रोग प्रतिरोधी प्रतिजातियां विकसित की जाती है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता भी कैसी मानी गई है, अधिक मानी जाती है। आगे बात करें पर परागण की क्या हानियां होती है। ये तो हमने लाभ देखे, हानियां क्या है। जो परागकण है अधिक संख्या में बनते हैं और व्यर्थ होते हैं। परागकण जो है वो ज्यादा बनते हैं और व्यर्थ होते हैं। पादपों में परागकण पादपों को
परागकण गंध और मकरंद बनाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, यानी पादपों को जो है परागकण गंध और मकरंद बनाने के लिए क्या करनी पड़ती है, बहुत अधिक ऊर्जा की खर्च करनी पड़ती है। पर परागण के लिए पादपों को विभिन्न युक्तियां जैसे कीट, वायु, जल, पक्षी आदि पर क्या रहना चाहिए, क्या रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि यही माध्यम का कार्य करते हैं, इन्हीं के द्वारा होता है। पर परागण के फलस्वरूप प्रजाति के पैतृक गुणों में भी क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। अब अंतर देखें तो स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या है। स्वपरागण की बात करें तो ये एक ही पुष्प, एक ही पादप के दो पुष्पों के अथवा कायिक जनन के द्वारा तैयार पादपों के पुष्पों में होता है, जबकि यह एक ही जाति के लैंगिक प्रजनन द्वारा तैयार दो भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य होता है, अलग अलग पादप के पुष्प के मध्य होता है। इसमें पादप को ऐसा होना आवश्यक है, जब एक ही है तो द्विलिंगी होना आवश्यक है। यह द्विलिंगी अथवा एक लिंगी दोनों हो सकते हैं। नर और मादा पुष्प अलग अलग पादपों पर भी हो सकते हैं। इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि इसमें परागकणों के लिए आपने माध्यम पढ़े हैं बहुत सारे, वृत्तिकाक पर पहुंचने के लिए जैसे जल, वायु, कीट, पक्षी आदि की क्या होती है, आवश्यकता होती है। आगे बात करें, इसमें पुष्पों में समकाल पक्वता पाई जाती है, अर्थात परागकोश एवं वृत्तिका समान समय पर क्या होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। और जबकि इसमें भिन्नकाल पक्वता पाई जाती है, अर्थात पुष्प का परागकोश तथा वृत्तिका अलग अलग समय पर क्या होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। तो इस तरीके से यहां भी आप देखोगे वृत्तिकाग्र आएगा, बिल्कुल, तो अलग अलग समय पर होना चाहिए। तो जैसे आपने देखा आपके सदाबहार, मूंगफली ये स्वपरागण, और सूरजमुखी और गेंदा ये आपके कौन सा है, परपरागण होता है।